शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महायुद्ध से जुड़ी देख रहे हैं इजराइल जंग पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा में पूरी तरह सीजफायर नहीं है। जो बाइडेन ये कह रहे हैं मानवीय मदद के लिए 4 घंटे सीजफायर रहेगा। जो बाइडेन कह रहे हैं बंधकों पर जो बाइडेन ने कहा कि उम्मीद है जल्द ही बंधक छुड़ा लिए जाएंगे। और ये बड़ा बयान माना जा रहा है किस तरीके से जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा में पूरी तरीके से सीजफायर नहीं होगा। और जिस तरीके से महायुद्ध को 34 दिन हो चुके हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रही है, हमास के आतंकियों को चुन चुनकर मार गिराया जा रहा है। अब इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है, उत्तरी गाजा पर कब्जा करने का दावा भी किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग के 34 दिन इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी, हमास आतंकियों पर निशाना, गरजते टैंक और गाजा में तबाही का मंजर। युद्ध की दास्तां और कितने दिन ऐसी ही चलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है और न ही कहा जा सकता है कि ये तनाव कितना और बढ़ेगा या खत्म होगा। नेतन्याहू ठान चुके हैं कि हमास को मिटाना है और युद्ध में नेतन्याहू अब पीछे नहीं हटने वाले। इजरायली सेना लगातार जमीनी स्तर पर अपना ऑपरेशन चला रही है। एक एक कर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। गाजा पट्टी के खान यूनिस पर इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है। धीरे धीरे इजरायली सेना अब उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि वो उत्तरी गाजा के ज्यादातर इलाकों पर अपना कब्जा हासिल कर चुके हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि गाजा के अंदर कैसे इजराइल के सैनिक एक्शन मोड में हैं। हथियारों से लैस सैनिक हमास के आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। अपने एक्शन के साथ इजरायली सेना ने हमास के एक ऐसे कमांडर को भी ढेर कर दिया। हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था कमांडर इब्राहिम अबू। कई टैंक रोधी हमलों को निर्देशित करता था इब्राहिम। इजराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर किया ढेर। आईडीएफ ने फाइटर जेट हमले में इब्राहिम को मारा। बुधवार को इजराइल की 10 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इजरायली सेना ने हमास की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया, जो आईडीएफ के लिए सफलता मानी जा रही है। यहाँ से इजरायली सैनिकों को भारी संख्या में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। वहीं इजराइल के सैनिकों ने गाजा के बेत लाहिया में भी भीषण बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमास के ज्यादातर ठिकानों तक इजराइल की सेना दस्तक दे चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इजराइल पूरे गाजा पर भी कब्जा कर सकता है। यानी कुछ ही दिनों में हमास का वजूद गाजा समेत दुनिया से मिट जाएगा और उसका समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठनों के लिए ये एक उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इजराइल हमास के साथ देने वाले हिजबुल्लाह और हूती को भी इस जंग से दूर रहने की हिदायत दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैप के जरिए हम समझाएंगे कि किस तरीके से, देखिए कितने फ्रंट्स पर जो इजराइल है युद्ध लड़ रहा है। लेबनान की अगर बात करें तो यहाँ लेबनान है, वेस्ट बैंक यहाँ पर है, ये गाजा पट्टी आपको नजर आ रही है, ये इजराइल का मैप है। वहीं मिस्र उधर है और इधर अगर कहें तो देखिए सीरिया है। वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके हमास के सियासी ब्यूरो का डिप्टी चीफ उन्होंने क्या बोला है ये भी आपको बताएंगे। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का पलटवार होगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से बोली गई है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी कड़ा जवाब देंगे, ये भी बोला गया है। अब लेबनान की बात कर लेते हैं, जिससे लेबनान से भी लगातार युद्ध लड़ रहा है। एक और फ्रंट यहां पर है, लेबनान से हिजबुल्लाह के लिए कहा गया है 7 क्रॉस बॉर्डर हमलों को अंजाम दिया गया है, ये बोला गया। इजरायली सैन्य और आम ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, ये भी कहा गया। उत्तरी गाजा शहर में हमास का नया पैतरा। ये गाजा पट्टी की हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गाजा पट्टी है, हिट एंड रन अटैक पर उतरे हैं हमास के लड़ाके। अब गाजा पट्टी की अगर बात करें, वहां पर इजराइल को रोकने के लिए अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। अब सीरिया और इराक की बात करेंगे, देखिए सीरिया और इराक से भी लड़ रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इतने फ्रंट्स पर युद्ध लड़ रहा है इजराइल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने कहा है ईरान समर्थित IRGC और आतंकी गुट अगर अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे तो हम पलटवार करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने कहा ईरान समर्थित IRGC और आतंकी गुट अगर अमेरिकी बेस को निशाना बना रहे हैं तो ऐसा होगा। और लगातार देखिए हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी बेस पर 47 बार हमले हुए हैं, ये अमेरिकी बेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए बेस नंबर 2 यानी कि तल बैदर बेस है, यहाँ पर अल चद्दारी बेस है, यूफ्रेटिस बेस है। वहीं आपको बताएं कि किस तरीके से सीरिया की तरफ अगर ये बेस बना रखे हैं, यहाँ पर ग्रीन विलेज बेस है, ताकि अगर सीरिया से अगर कुछ भी पलटवार आ रहा है तो यहाँ से उनको कवर अप किया जा सके। तो यहाँ पर हमले किए गए इन बेसिस पर अल तनफ गैरिसन बेस है, कोनिको बेस है, और इधर की तरफ अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से रुमालिन बेस जहां पर हमला किया गया है, बशूर बेस, अरबिल बेस है, अल असद बेस है और बगदाद बेस है, ये इराक की तरफ है। तो देखिए किस तरीके से ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 47 अमेरिकी बेस जिन पर हमला किया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से स्पाइस बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक रणनीति है उसको बदला गया है। इजराइल और हमास के खात्मे के लिए रणनीति बदली गई, नया प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जो सिर्फ हमास को ही मिटा देगा पूरी तरीके से। कौन सा बम है ये स्पाइस बम, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। हमास ने इस जंग की शुरुआत को कायराना तरीके से की। हमास को लगा वो इजराइल को अपने आगे झुका देगा। भले ही हमास ने अपनी आतंकी साजिश को अंजाम सफलतापूर्वक दिया, लेकिन उसके बाद जो हमास के साथ हो रहा है वो हमास भी बयान नहीं कर सकता। इजराइल में घुसपैठ कर हमास आतंकियों ने दरिंदगी का अध्याय लिखा, तो इजराइल भी अब इस अध्याय को मिटाने और जीत के अध्याय की शुरुआत कर चुका है। नेतन्याहू जीत के लिए हुंकार भर चुके हैं। इजरायली सेना मरो या मारो वाली नीति के साथ गाजा में आगे बढ़ रही है। लक्ष्य तय है हमास का खात्मा और 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा कराकर वापस लाना। इजराइल की हुंकार, हमास परेशान। हमास पर आईडीएफ का धमाकेदार प्रहार। इजराइल का प्रहार ऐसा है कि अब हमास का वजूद मिटने वाला है। ये खात्मा तब और पक्का हो गया जब जंग के मैदान में संघर्ष के बीच स्पाइस बॉम्ब का नाम सामने आया। हमास के खात्मे के लिए अब स्पाइस बॉम्ब इजरायली सेना का आखिरी वॉर प्लान है। स्पाइस बॉम्ब वो बम है जो न सिर्फ सटीक हमला करता है बल्कि टारगेट का नामो निशान भी मिटा देता है। स्पाइस बॉम्ब बहुत ही खास तरह का बम है। स्पाइस बॉम्ब यानी स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसा शक्तिशाली बम जो हवा से जमीन पर अपना निशाना बनाता है। स्पाइस बम की खासियत यह है कि वो अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है। जीपीएस निर्देशित बम है। इस बम को राफेल यूएस की ओर से तैनात किया गया है। स्पाइस का पूरा फॉर्म तो ही है स्मार्ट, एक स्मार्ट बम है। ये इसका प्रिसीजन इंपैक्ट है। स्पाइस से SPICE का पूरा यदि आप विस्तार करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो स्मार्ट, प्रिसाइज, इफेक्टिव या इंपैक्ट के ऊपर में एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये स्पाइस का फुल फॉर्म है। अभी ये ये कौन बनाता है? इसको बनाता है राफेल USA। राफेल जो कंपनी है आप फ्रांस की, उसको USA है, वो इसको बनाता है। अब ये स्पाइस बम अमेरिका इजराइल को देगा। इजराइल की एक रक्षा कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ इस बम के लिए समझौता किया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इजरायली सेना अब इन बमों के जरिए ही हमास के ठिकानों को नष्ट करेगी, जो जंग में इजराइल के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ स्पाइस बम का इस्तेमाल किया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्पाइस बम का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किया था हमला। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। ये स्पाइस बम बालाकोट में भी यूज हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया था प्रिसाइज बालाकोट में अटैक करने की। ये पहले ही इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो राफेल USA उसके साथ उनका समझौता था। ये थोड़ा सा उसको जल्दी करके अभी लाया गया है और इसका इस्तेमाल वेरी सून आप देखेंगे प्रिसाइज होगा। इसमें कोलैटरल डैमेजेस जो होते हैं, जहां पर भी उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस जगह में उनके लीडरशिप है या उस जगह टनल है, यहां पर इसको बर्बाद करना है, तो उसमें कोलैटरल डैमेजेस का, स्ट्रक्चरल डैमेज और ह्यूमन लॉस की कम होगी और गाइडेड एम्यूनिशन है ये। ऐसे ही अब इजराइल भी स्पाइस बम के साथ हमास का खात्मा करने में जुट गया है। इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ने इजराइल को समर्थन दिया हुआ है और हर स्थिति में इजराइल का साथ देने की बात कही है। इससे पहले भी अमेरिका जंग के दौरान कई सैन्य सहायता इजराइल को दे चुका है, जो इजराइल की सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के साथ हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने में मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के लिए काले पन्ने की तरह है, जिसको कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। हमास के आतंकियों ने दरिंदगी, बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें उस दिन पार कर दी थी। हमास की ही क्रूरता की एक और सच्चाई कैमरे के सामने आई है। क्या है वो सच्चाई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
तबाही, दरिंदगी, बेदर्दी और क्रूरता, ये सब एक ही दिन देखने को मिला। वो दिन था 7 अक्टूबर का, जिसे इजराइल में अब भविष्य में काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन हैवानियत की सारी हदें पार हुई। महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, हथियार के बल पर आतंकियों ने जो चाहा वो किया। कई घरों की खुशियां बर्बाद हुई, कितनों के बेटों की जाने गई, कितनी माँ ने अपने बच्चों को खो दिया, कितनी माएं गर्भवती थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। उस दिन की सच्चाई क्या थी वो तो दुनिया ने देखी। जिन लोगों ने उस हमले से खुद को बचा लिया उन्हें जीवन दान मिल गया। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अब सामने आकर उस काले अध्याय को बयां कर रहे हैं, उस अध्याय को अपने शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस दरिंदगी की दास्तां की शुरुआत कैसे हुई थी। 7 अक्टूबर की तबाही, कैमरे पर लाइव गवाही। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी बड़ी खबर है। आईपीएस अभिषेक पल्लव से ईडी की पूछताछ होगी। रिपब्लिक भारत की स्टिंग का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में आईपीएस अभिषेक पल्लव से ईडी की पूछताछ हुई है। रिपब्लिक भारत के सवालों पर आईपीएस पल्लव ने चुप्पी भी साधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने स्टिंग दिखाया था और आइए देखते हैं। आपको समन जारी किया था, आप पहुंचे थे? हाँ, ईडी ने मेरे से जो भी सवाल पूछे उसका मैंने यथासंगत विधि सब पे जवाब दिया। क्या कुछ सवाल थे सर, कुछ अगर इसको आप बता पाए? अब तक इस पूरे मामले में सर जो स्थितियां हैं और जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच आज आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोबारा भी बुलाया गया सर? अच्छा सर, दोबारा बुलाया गया है? प्लीज सर बस इतना बताइए, दोबारा बुलाया? सोर्सेस बता पाए। तो आपने अभिषेक पल्लव जी को सुना कि ईडी ने आज जब उनको समन के लिए बुलाया था उनसे क्या कुछ सवाल पूछे गए। हालांकि सवालों को लेकर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया और साथ ही दोबारा बुलाए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जवाब ईडी ही दे पाएगी उनको दोबारा बुलाया गया है या फिर नहीं। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर कई लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। एक और डेवलपमेंट है जिसकी मैं बात करना चाह रही हूं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और चीन मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में आमने सामने है, क्योंकि ओमान में मिलिट्री बेस अब चाइना बना रहा है। वहीं उस बीच खबर यह भी आ रही है कि दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। मैं वो बड़ी खबर बता रही हूं कि कैसे मुलाकात होगी अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच। अब यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये दोनों नेता मिलते हैं, जैसी कि खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मुलाकात होने वाली है। मैं उस पर ही वापस आती हूं जरा। एक बार लेफ्टिनेंट जनरल अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि इजरायली जंग के बीच अमेरिका में ये बड़ी बैठक होने वाली है, इसके मायने क्या है? एक तरफ दोनों आमने सामने हैं और एक तरफ मुलाकात भी दोनों नेताओं के बीच हो रही है। दिस विल बी बिग, और ये उस समय हो रहा है जब युद्ध हो रहा है। दिस इज दी हाइट ऑफ डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक मूव चल रही है। देखिए, ना ईरान इसके युद्ध, ना चाइना इस युद्ध में फंसना चाहता है, ना अमेरिका डायरेक्टली इस युद्ध में फंसना चाहता है। दोनों देश अपनी अपनी सहायता दे रहे हैं इजराइल को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमेरिका तो बिल्कुल डायरेक्टली दे ही रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली दे रहा है। शायद साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, शायद मिलिट्री सपोर्ट कितनी दे रहा है कि नहीं, इतना इसकी डिटेल मालूम नहीं है। अमेरिका चाइना वाला ग्राफिक चला लीजिए। बात बड़ी क्लियर है जो हम रोज बताते हैं। सर बोले, आप बोले सर। देखिए, एक बड़ी समझ, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वर्ल्ड, कोई अक्लमंद देश, कोई डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार का युद्ध हो और उसकी कंट्री के अंदर डिस्ट्रक्शन हो। ना भारत कभी युद्ध चाहता है, ना अमेरिका इनसाइड अमेरिका युद्ध चाहता है, ना चाइना युद्ध चाहता है। अगर और कहीं लड़ाई होती है तो उसको सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड को डिवीजन तो हो ही चुका है। तो मेरा मानना यह है कि इनकी बैठक में यही बातचीत होगी कि वी कैन डू व्हाट वी लाइक फ्रॉम आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन गिव सपोर्ट।
बट हम दोनों आपस में झगड़ा न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, बोथ आर वेरी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट कंट्री, चाहे एक का पलड़ा भारी हो ना हो। लेकिन समझने की बात यह, न चाइना इस समय किसी प्रकार से युद्ध करना चाहता है, न अमेरिका युद्ध कर। इन सबको मालूम है कि विश्व में किस किस के पास न्यूक्लियर हथियार है, किस किस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद कन्वेंशनल वॉरहेड्स। तो कन्वेंशनल वॉरहेड की भी माने समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर ही करे, कन्वेंशनल वॉरहेड्स आर आल्सो इक्वली डेंजरस एंड डिवास्टेटिंग। तो न्यूक्लियर की तो बात छोड़ दीजिए, कोई इतना बेवकूफ आदमी नहीं हुआ इस तारीख में वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर बम फिजिकली चलाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर ओनली अ डेटरेंस। लेकिन जिस तरीके से फौजें इकट्ठी हो रही है अमेरिका की और चाइना की, अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने बेसेस जो बना रही हैं, युद्ध क्षेत्र के नजदीक जाकर बना रही हैं, दे आर ऑल शोइंग स्ट्रेंथ, दे आर ऑल शोइंग। पर यही तो दोहरा रवैया दिखाता है। मैं इसे इसलिए कहना चाहती हूँ, इसे कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि ये दोहरा रवैया। आप एक तरफ जंग के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ है, दूसरी तरफ जैसा आपने कहा हाइट ऑफ डिप्लोमेसी है ये, कि भाई अगर बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होती है, इससे बड़ा क्या होगा ऐसे समय में जब इस वक्त युद्ध चल रहा है। और ये दोनों देश जो कि लगातार ये एक तरह का मिलिट्री स्टैंड ऑफ है जो ओमान में हमें नजर आने वाला है, क्योंकि चाइना वहां मिलिट्री बेस बना रहा है। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। मनोज जी, हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया। देखिए, इनके नहीं, अच्छी बात है, क्लियरिटी बोलनी ही चाहिए। क्लियरिटी और विषय पर बोले रहते तो एक बात होता। हम तो आपको कह रहे हैं कि जब हमने बोला, हाँ, और उसको हमने जब माफी मांग लिया तो फिर इसका क्या होता है। बहुत सारे लोग तो करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं। अब उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डिबेट है, ये राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट हो रहा है। लेकिन पूर्व के घटनाओं पर भी तो इन लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो अगर कुछ गलत नहीं बोला होता तो फिर हम आपसे माफी क्यों मांगने के लिए जाते हैं। अगर उसी सदन में हमने माफी मांगा, और आप कह रहे हैं कि इंडिया के नेता या इनके नेता वो चुप हैं। जब नीतीश कुमार जी ने अपनी गलती मान ली तो फिर इस पर किसी को बोलने का क्या अधिकार रहता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिकार है किसी दूसरे लोगों को इस विषय पर बोलने का। और जब उन्होंने ही गलती मान ली तो फिर इसका कोई है नहीं। अब कहने के लिए तो आप लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, किसी को कोई रोका भी नहीं है। कोई आदमी मणिपुर में जब क्या हुआ, हम लोग बोलते भी नहीं है, उस पर कोई आदमी नहीं बोल सकता है। किसने शादी करके पत्नी को छोड़ दिया, इस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, मजबूरी भी है। मनोज जी, इसीलिए देखिए, नीतीश कुमार जी सब कुछ बोल सकते हैं। हम तो कहेंगे नहीं मनोज जी, नीतीश कुमार जी ने जो बोला ना, नहीं नीतीश कुमार जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो महिलाओं को एक वस्तु बना दिया, उन्होंने तो संभोग का एक व्यक्ति बना दिया। उन्होंने तो बोला, देखिए उनकी गलती आप चाहते नहीं उनकी गलती, उन्होंने अपनी गलती मानी। आप गलती एक बार करते हैं कि दो बार करते हैं? नहीं मनोज ओनली मी एंड मनोज भाई फोन। मनोज गलती एक बार करते हैं, दो बार करते हैं? अब बताइए। नहीं, इसकी जवाब नहीं क्या होता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओनली मी एंड मनोज की 5 बार कहें जिस सदन में जिस सदन में हमने कहा, क्या कहा? हमने अपनी गलती मानी, खत्म हो गया। और जिसने अपनी पत्नी को नहीं, मुझे ये बताइए मनोज जेडीयू के नेताजी, गलती एक बार होती है कि 2 बार होती है? नहीं, पहले आपने विधानसभा में बोला, फिर आपने विधान परिषद में बोला, पूरे देश की महिलाओं को आपने सेक्सुअल रिलीज की एक वस्तु बना दी। और अगर अब आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेताओं को टारगेट करना है तो करिए, लेकिन पहले ये मानिए कि शर्मिंदा, बेहुदा और कुछ दिक्कत है आपके नेता के साथ। नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एनीमोर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन लोगों के सोच, तो आपकी सोच में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से। गलती इंसान से होती है। मुझे बताइए मनोज, गलती इंसान से होती है। शहजाद गिव मी वन मिनट। मनोज, आप जब कल घर गए, आपने घर में बात की होगी, आपके घर में जैसे मेरे घर। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब देखिए मोटोरोला 5G की स्पीड से सुपरफास्ट खबरें, सीधी और सही खबर 5G की स्पीड से रिपब्लिक भारत पर। अशोक जी, ये बताइए कि जब इस तरह की कोई भी सीज फायर की बात होती है, उसमें एक देश नहीं है, उसमें बहुत से देशों की, शायद मुझे लगता है इसमें इजराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है। वहीं उन आतंकी संगठनों से बात करने के लिए भी कुछ बॉडीज चाहिए जो उनसे भी बात करें कि अगर हम ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे रहे हैं तो आप भी हमले नहीं करेंगे। ये कैसे होता है सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचारिता। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जो इजराइल के जो अटैक्स हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं ज्यादा हमास पर हो रहे हैं। हाँ। हमास पर उनका अपनी तरफ से अटैक हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू जो 7 तारीख को उनके ऊपर अटैक हुआ था।
जहां से हिजबुल्लाह का हो रहा है, हिजबुल्लाह के पास उनका रिएक्शनरी उनका रिस्पांस है। हिजबुल्लाह से वहां पर अटैक होता है तो तब इजराइल उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ठिकानों पर, उसके एमिनेशन डंप्स पर वगैरह वहां पर करता है। और जहां तक यमन से है, हुतीज का है, वो भी उसने यूनिलैटरली नहीं खोला है फ्रंट, वो वाला फ्रंट भी यमन ने ही खोला है। तो इसीलिए, परंतु वो कहें जो ये यमन की सरकार है, हुती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हिजबुल्लाह है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु सुचारिता सबको मालूम है जो इनकी कमान, इनका जो पीछे से रिमोट कंट्रोल है, ये सब ईरान के पास है। अगर ईरान उनको मना करेगा तो वो इसके आगे नहीं चलेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं जो उसको आगे लाने का काम हो रहा है, वो सब काम ईरान कर रहा है। तो इसीलिए जो भी हैं ईरान से जो बात कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, हम देख रहे हैं जो उनके विदेश मंत्रियों की बातें हो रही हैं। तो